नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बैंकिंग शेयरों में बाहर। बैंक निफ्टी करीब 250 अंक उछला, लेकिन निफ्टी 18,100 के नीचे फिसला। मिड कैप्स में हल्की खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज आएंगे तीसरी तिमाही के नतीजे। 9.7% बढ़कर 17,100 करोड़ रह सकता है कंसोलिडेटेड मुनाफा। आय में भी करीब 10% की ग्रोथ मुमकिन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सिर पर एक और ताज। दुनिया के टॉप सीईओ की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ को पछाड़ा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स ने जारी की टॉप 10 की लिस्ट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में आपको आज इंडेक्स यानी निफ्टी में तो फ्लैट टोन में या एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई देगा, लेकिन एक्शन सारा बैंक्स की तरफ है क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक एक करके सभी इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी लैकलस्टर और फिलहाल बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 18,100 के नीचे आ चुका है। वहीं बैंक निफ्टी अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है ऑलमोस्ट 300 अंकों की तेजी के साथ, यानी 0.1% के गेंस के साथ 42,622 पर कारोबार निफ्टी बैंक में होते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स भी आपको रेंज में दिखाई देंगे, यहाँ पर भी फ्लैटिश टोन देखने को मिल रही है, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में बैंक निफ्टी दिखाते हैं। इनफैक्ट मिड कैप सब फिसले ऊपरी स्तरों से और अब डे लो पर आ चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी बैंक 286 अंक अभी भी ऊपर कर रहा है कारोबार। फटाफट से एक बार क्यूज देख लेते हैं, उसके बाद प्रकाश गाबा से बातचीत करेंगे। संकेत अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही है। निक्केई आपको 0.5% ऊपर दिखाई देगा। कॉस्पी में 0.1% का मूव है। हैंगसेंग और शंघाई में भी 0.1% से लेकर 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स 1/4% ऊपर है क्योंकि डाउ फ्यूचर 81 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है और नेस्डैक का फ्यूचर 62 अंक ऊपर है। नेस्डैक के फ्यूचर्स में इनफैक्ट 0.5% के गेंस फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। प्रकाश गावा.com के प्रकाश गावा हमारे साथ मौजूद हैं। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए, इंडेक्स पर आए एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी दिखा रहा है आज के सेशन में, क्या व्यू है रिमेनिंग सत्र के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर? हाँ, लगता तो है और परफॉर्मेंस देखा जाए तो है स्ट्रक्चर ठीक, लेकिन साइडवेज मूव है। मैं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि इस पे ट्रेंड है या नहीं है, क्योंकि कल का हाई निफ्टी ने अब तक पार नहीं किया है और बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो प्रीवियस हाई करीब था 18,200 के आसपास। सॉरी, ये जो निफ्टी 18 तो वो पार नहीं किया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यस अप मूव लगता है यहाँ पर, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत है निफ्टी के मुकाबले। तो मैं कहूंगा ट्रेंड इंटैक्ट है, साइडवेज है, बजट तक शायद ऐसा ही रहेगा। ठीक है। गावा साहब कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या? जी हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं। डाबर अच्छा लगता है, डाबर में कपूर मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 564 के आसपास, मुझे लगता है 580 तक जाना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्टॉप होगा 560 का, तो डाबर अच्छा लगता है मुझे। और दूसरा मैं कहूंगा शायद देखा जाए तो डेल्टा कॉप ठीक नजर आता है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। काफी गिरावट आई है, ट्रेड कर रहा है करीब 202 में। 200 का स्टॉप लगाकर चले तो शायद 207 पॉसिबल है आगे दिन में। ओके, तो डेल्टा कॉप खरीदारी करने की सलाह है, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार और डाबर में भी तेजी कर सकते हैं, यहाँ भी डे हाई के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए दो ट्रेड्स गाबा साहब की ओर से। लेकिन अब बात करेंगे दावोस से जुड़ी हाइलाइट्स की, और सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वोडाफोन को कर्ज या इक्विटी के तौर पर कैपिटल लानी होगी। दावोस से सीएनबीसी टीवी 18 के मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वोडाफोन में कैपिटल डाली जाए, इसको लेकर कंपनी के शेयर धारकों से बात जारी है। See, Voda needs capital. For capital to come in, capital has to come in either in form of equity capital or debt capital. Conversion is a non-cash transaction. Non-cash transaction is not going to bring capital. So what's important is that this is a very complex issue. I wouldn't like to comment more than this, but certainly we are engaged very closely with the current shareholders and make sure that there is enough capital is brought into the company so that it survives. Capital from the promoters, you mean? Yes. और सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लग गई है। दरअसल सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, यानी अब इन्फ्लुएंसर्स को अपने एंडोर्समेंट पर डिस्क्लोजर देना होगा।
इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। इनफैक्ट असीम ने पहले एक खबर बताई भी थी कि सरकार इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कस सकती है, कुछ गाइडलाइंस लेकर आ सकती है और अब वो खबर कंफर्म होते हुए दिख रही है। असीम बताइए, क्या कंफर्मेशन हुआ है खबर का और अब क्या कहा है सरकार ने? देखिए दीपाली, जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है और उससे कंपनी से उसको एंडोर्समेंट के बदले कोई पैसे ले रहा है, कोई उसका डिस्काउंट ले रहा है, उससे प्रोडक्ट ले रहा है या कोई बार्टर उससे कर रहा है, तो उसको मैंडेटरी तौर पर उसको डिस्क्लोज अपने अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ये हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था। आज कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी है। जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होंगे या फिर दूसरे इन्फ्लुएंसर होंगे जो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये गाइडलाइंस लागू होंगी। आज से गाइडलाइंस शुरू हो गई है, गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो गई है। सरकार इसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक एजेंसी भी नियुक्त करेगी और एजेंसी नियुक्त करके पता करेगी कि कौन से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने पैसे लिए और वहां पर अपना डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो आज से ही ये नई गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो गई हैं। कोई भी एंडोर्समेंट अगर आप करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे आपको उसका डिस्क्लोजर लेना होगा और एक एजेंसी, जैसे असीम ने बताया, नियुक्त की गई है जो कि इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक भी करेगी और अगर कोई खामी पकड़ेगी किसी इन्फ्लुएंसर पर तो आपको बड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के नहीं, सभी कैटेगरीज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स पर ही लागू होता है कि एंडोर्समेंट पर डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, इसी के साथ ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। जहां एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स मंदी की मार से जूझ रही हैं, वहीं इंडिया की स्टॉक मार्केट बूम कर रही है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। सरकार के रिफॉर्म्स ने भी इस ग्लोबल रिसेशन से बचाने में इंडियन मार्केट्स की काफ़ी हेल्प की है और आने वाला बजट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहिए। निर्मला सीतारमण के इस आम बजट से आम जनता को और पूरे देश को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज और सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर, क्योंकि बजट मतलब CNBC आवाज। Budget 2023, Resilience to Resurgence. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं
तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20 हज़ार से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं? और इस आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे बजट एक्सपेक्टेशंस की। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि सरकार बजट में इंडस्ट्री को सपोर्ट देने का सिलसिला जारी रखेगी, साथ ही ऐसे कदम भी उठाएगी जिससे गाड़ियों की मांग बढ़े। ऑटो सेक्टर की बजट एक्सपेक्टेशंस पर देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। पिछले साल भारत के ऑटो सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। करीब 42 लाख गाड़ियों की बिक्री के साथ भारत इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस ग्रोथ में पिछले कुछ बजट में आई सरकारी योजनाओं की भी भूमिका रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फेम स्कीम या CNG और हाइड्रोजन गाड़ियों पर फोकस या PLI जैसी स्कीम। ऑटो सेक्टर इस बार भी एक ऐसे बजट की उम्मीद कर रहा है जिसमें सेक्टर को बूस्ट मिल सके। पहले फेम फेज़ 1 हो या बाद में फेम फेज़ 2 हो, फिर पॉलिसीज़ हो, फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हो और स्टेट में भी कुछ इंसेंटिव्स है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये सब कंटिन्यू रहे जब तक ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स का पेनिट्रेशन एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करे, तब तक इनको जारी रखना जरूरी है। I would hope that the government would actually continue to support new technologies. They've done a lot of work in terms of PLI schemes and all that, but specifically in terms of R&D, if the government can support, that'd be great. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को उम्मीद है कि इंफ्रा सेक्टर में ज्यादा निवेश से गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। EV गाड़ियों से जुड़ी कंपनियां फेम स्कीम को 2024 से आगे बढ़ाने की मांग कर रही हैं। EV कंपनियां ये भी चाहती हैं कि स्पेयर पार्ट्स पर GST 5% रखी जाए और सेल्स पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई जाए। इलेक्ट्रिक के लिए हमारा रिक्वेस्ट होगा कि इसको प्रायोरिटी लेंडिंग दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इसको यूज़ करें। आज 14 आउट ऑफ 20 सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया विच आर अमंग्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़। तो उसको कम करने के लिए उन सिटीज़ पे मैंडेट किया जाए कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें ताकि एक क्लीन एयर में लोग ब्रीथ कर पाएँ और उस एनवायरनमेंट में रह पाएँ। कंपोनेंट निर्माताओं की संस्था ACMA ने सभी कंपोनेंट को 18% GST के दायरे में लाने की मांग की है। ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि अगर सरकार इस बार इनकम टैक्स में थोड़ी छूट देती है तो इससे गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। रोहन सिंह, दिल्ली। और रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के सिर एक और ताज सजा है। दुनिया के जाने माने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में उनका नाम दुनिया के टॉप 2 CEO में शामिल हो गया है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल CEO को पीछे छोड़कर ये जगह बनाई है। नंबर 1 पर एनवीडिया के जेनसन हुआंग हैं और मुकेश अंबानी को ये सम्मान उनकी लीडरशिप और एग्जीक्यूशन क्षमता के लिए दिया गया है। उनकी लीडरशिप में रिलायंस भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है।
और बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला हो रहा है 5paisa.com के रुचि जैन, निर्बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होटकर और एनएवी इन्वेस्टमेंट रिसर्च के आशीष बहेटी के बीच में। फटाफट से ले आते हैं रिटर्न की स्थिति और साथ ही पोर्टफोलियो में अगर कोई चेंजेस हैं तो मुनाफे के मीटर में। और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में हमने देखा था कल तक मुकाबला जो था वो कड़ा चल रहा था, बराबरी पर ही, ऑलमोस्ट छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ तीनों खिलाड़ी थे। और अभी की स्थिति में लीड कर रही है स्वाति 10% रिटर्न के साथ, आशीष बहेटी दूसरे पायदान पर 8.25% रिटर्न, रुचि जैन का पोर्टफोलियो 7.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ मिड कैप 15 में तो इतना है। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात करेंगे एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट से। नमस्कार।